अगर वाष्प दाब को समझने में और राउल्ट के नियम को समझने में समस्या हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ऐसे बताऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब होता क्या है? मान लीजिए कि हम एक क्या ले लिए, विलयन ले लिए। क्या ले लिए? विलयन। ये क्या है? वो भी कैसा विलयन? द्रव्य विलयन। ये क्या है? द्रव है, द्रव्य विलयन। अब ये द्रव विलयन है तो हम जानते हैं कि इसका वाष्पीकरण होगा, जो कि हम लोग 9 से पढ़ चुके हैं। वाष्पीकरण होगा। अब ये क्या बनेगा? वाष्प बनेगा, अर्थात गैस बनेगा। हम इसको क्या करते? बंद कर दे, इस पात्र को क्या करते? बंद कर दे। अब ये क्या बनेगा? गैस बनेगा। जब गैस बनेगा, ये गैस बन के क्या होगा? उड़ेगा। ये गैस के अणु है। ये क्या है? गैस के अणु है। ये सब क्या होगा? गैस के अणु है। इसे हम ले लेते हैं गैस। ठीक। अब ये द्रव है, द्रव किसमें बदल रहा है? गैस में। अब ये खुला होता है ये पात्र तो ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये बंद है तो अब क्या होगा? इसे टकरा के फिर वापस आएगा। वापस क्या करेगा? आएगा। जब वापस आएगा तो द्रव बन जाएगा। तो सोचो, ये द्रव गैस बन रहा है, फिर गैस द्रव बन रहा है। तो जब द्रव है तो ये क्या हो जाएगी? साम्य अवस्था आ जाएगी, जिसे इससे दर्शाते हैं। क्या बन जाएगी? साम्य अवस्था। अर्थात जहाँ पे द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया और गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया समान हो। जैसे ये द्रव गैस बन रहा है तो एक गैस द्रव बन जा रहा है। अब बात आई वाष्प दाब की। तो इस अवस्था में, किस अवस्था में? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में ना, ये जो गैस है साम्य अवस्था हो गया। अब ये जो गैस है क्या करेंगे? वापस जब आएंगे तो इस सतह पे क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। क्या करेंगे? इस सतह पे दाब लगाएंगे। और ये दाब लगाएंगे तो हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है? ये बल लगाएंगे। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यदि किसी आदमी द्वारा लगाया जाए तो आदमी का दाब, लेकिन यहाँ पे क्या है? गैस के अणु लगा रहे हैं दाब। किस पे लगाना है? द्रव के सतह पे या विलयन के सतह। क्या इसको हम परिभाषित कर सकते हैं? इस साम्य अवस्था में क्या है? साम्य अवस्था में गैस के अणुओं द्वारा, गैस के अणुओं द्वारा विलयन के सतह पे लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, ये गैस क्या है? ये द्रव क्या है? गैस में बदलेगा। गैस आएगा तो इसको क्या करेगा? दाब लगाएगा। और उसी दाब को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब, जो कि वाष्प लगा रहा है। तो क्या कह सकते हैं? इस साम्य अवस्था में, इसमें ध्यान रखना, साम्य अवस्था होना चाहिए। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में गैस के अणुओं द्वारा, अणुओं द्वारा, अणुओं द्वारा लगाए गए दाब को, इसको वाष्प दाब कहते हैं। अब वाष्प दाब को किसे प्रदर्शित करते हैं? पी से। किससे? पी से। अब बात आई कि इसे प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले कारक पहले हम देख लेते हैं। द्रव की प्रकृति, ये कैसी होगी इस पे बहुत निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति। अब सोचिए, इसमें हम क्या ले लिए? जल। एक में क्या ले लिए? जल। इसमें सारे जो भी होंगे क्या होंगे? सब जल के अणु होंगे। सब क्या होंगे? जल के अणु होंगे। मान लेते हैं ये जल के अणु, ये सब। इनमें क्या बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। क्या बनता है? 11th में बता चुका हूँ, हाइड्रोजन बंध बनता है। अब ये क्या करेगा? एक दूसरे को पकड़ के रखेगा बहुत तेजी से। क्या करेगा? एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। अब तुम ही सोचो, किसी को पकड़े हो, अब कोई छुड़ा रहा है तुमसे, एकदम जान लगा के पकड़ो, कोई खींचेगा ऐसे तो खींच पाएगा? जल्दी नहीं खींच पाएगा। बस उंगली से उसको छुए हुए हो तो तुरंत ना खींच लेगा। तो अर्थात जितना आकर्षण ये हो रहा है, ये आकर्षण हो रहा है। इनमें क्या हो रहा है? आकर्षण, जो कि 9th में है, 9th के चैप्टर में है आकर्षण के बारे में। एक दूसरे क्या किए हैं? बहुत मजबूती से पकड़े हैं। और जब मजबूती से पकड़े हैं तो ये क्या होगा? ये उड़ के नहीं जाएंगे। उड़ेंगे कब? जब इनके बीच क्या होगा? आकर्षण बल कम होगा। अगर सोचो आकर्षण बल ज्यादा हो, क्या हो? आकर्षण बल क्या हो? ज्यादा हो तो वाष्प क्या बनेगा? वाष्प दाब, वाष्प कम बनेगा। वाष्प क्या होगा? कम बनेगा। जब वाष्प कम बनेगा, जब वाष्प कम बनने में तो क्या होगा? दाब भी कम होगा। अगर हम ले लें एक एथेनॉल, एथेनॉल के बीच, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5। अब इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। आकर्षण बल कम होता है। और जब आकर्षण बल कम है, यानी कि उनमें मिलाप कम है, तो क्या होगा? कोई भी खींच लेगा उन्हें। तो क्या होगा? वाष्प क्या होगा? ज्यादा बनेगा। वाष्प ज्यादा बनेगा। और जब वाष्प ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर अगर ऐसा द्रव हो
जिसमें क्या हो, अधिक आकर्षण बल हो। क्या हो, अधिक आकर्षण बल। अगर प्रबल आकर्षण बल हो किसमें, यानी कह सकते हैं हम कि प्रबल प्रबल आकर्षण बल युक्त, आकर्षण बल को अट्रैक्शन फोर्स लिखते हैं एफ, प्रबल आकर्षण बल युक्त द्रव का युक्त द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाष्पन दर, वाष्पन यानी कि द्रव से वाष्प बनने की वाष्पन दर क्या होगा, कम होगा। अगर इसका बात कहें तो क्या कह सकते हैं कि दुर्बल, दुर्बल यानी आकर्षण बल क्या हो, कम हो, दुर्बल एफ लिखते हैं अट्रैक्शन फोर्स युक्त युक्त द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इनके बीच, क्यों, क्योंकि वाष्पन दर क्या होगा, वाष्पन दर हाई होगा, वाष्पन दर क्या होगा, हाई होगा यानी अधिक होगा। तो ये हो गया। अब एक और आता है ताप का प्रभाव, ताप क्या होगा, ताप। अब जानते ही हैं अगर ताप बढ़ाएंगे, अब क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, मान लीजिए ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पन दर की गति बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब भी बढ़ेगा, वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वाष्पन दर में वृद्धि हो जाएगी। देखिए अब वाष्प दाब को दो भागों में तोड़ के पढ़ते हैं। एक वाष्प दाब किसका होगा, विलयन बनाते हैं, विलयन का वाष्प दाब पढ़ते हैं। तो एक द्रव द्रव मिला के विलयन बनाया जाएगा, एक ठोस द्रव का। गैस का हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं एनर्जी का नियम। अब हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं पहले पढ़ना, द्रव द्रव यानी द्रव द्रव से मिलकर द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, वाष्प दाब, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। इसी को बोलते हैं राउल्ट का नियम, इसी को बोलते हैं राउल्ट का नियम। बताएंगे नियम क्या है, मतलब ये वाष्प दाब पढ़ेंगे, इसी में आता है राउल्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राउल्ट ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास एक शुद्ध द्रव है, क्या हो, शुद्ध द्रव है, जिसे हम मान लेते हैं द्रव नंबर 1, क्या मान लेते हैं, द्रव नंबर 1। अब इसको भी हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब इसमें जो द्रव है तो क्या होगा, वाष्पीकरण इसका होगा ही, वाष्पीकरण नहीं होगा तो वाष्प बनेगा ही, और जब वाष्प बनेगा तो ये बंद पात्र है तो आके वाष्प दाब लगाएगा ही, ये भी क्या करेगा, वाष्प दबा के लगाएगा। ठीक, द्रव के सतह पर क्या करेगा, वाष्प दाब लगाएगा। तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P1। चूंकि अकेले है अर्थात शुद्ध है तो शुद्ध के लिए हम क्या ला देंगे, नॉट। अब एक और द्रव लेते हैं क्योंकि विलयन हमें बनाना है, हमें क्या बनाना है, विलयन। ठीक, उसके बाद इसको भी बंद कर देते हैं। अब इसमें भी द्रव लेते हैं जिसे द्रव नंबर 2 मान लेते हैं, क्या है, द्रव नंबर 2। अब ये भी द्रव है, इसका भी क्या होगा, वाष्पीकरण। जब वाष्पीकरण होगा तो गैस के कण बनेंगे, और जब गैस के कण बनेंगे तो टकराएंगे ही, तो आगे क्या करेंगे, दाब भी लगाएंगे, और जो दाब लगाएंगे उसे भी बोलेंगे वाष्प दाब। लेकिन किसका वाष्प दाब, द्रव नंबर 2 का, तो जिसे हम कर देते हैं P2, शुद्ध है तो P0। अब इसे हम क्या करेंगे, एक में ले लेंगे, एक बर्तन में ले लेंगे, लीजिए बड़ा बर्तन। ठीक, अब इसमें क्या कर दिए, द्रव 1 प्लस द्रव, तो ये क्या हमारा बन गया, विलयन। ये क्या बन गया हमारा, विलयन। अब इसमें जो गैस के होंगे ये दोनों का वाष्पीकरण होगा ना, मान लो 1 है, ये 2 है, 1 है, ये क्या करेंगे, दाब लगाएंगे इस पे। अब इसमें देखो दोनों दाब लगा रहे हैं, लेकिन जिसका मात्रा अधिक होगा वो ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा, और जिसका मात्रा कम होगा, अब सोचो कि मात्रा कम है तो कम ही उड़ेगा, और जब कम उड़ेगा तो वापस आएगा तो दाब भी कम ही लगाएगा। और जिसका मात्रा ज्यादा हो, जिसका मात्रा ज्यादा हो वो क्या करेगा, उतना ही वाष्पीकरण भी होगा और दाब भी उतना ही लगाएगा। अब राउल्ट ने इसी बात को अपनी भाषा में बोला था, क्या बोला था कि जितना मोल अंश लगेगा, ये जो घुलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोल अंश। अब उन्होंने राउल्ट ने क्या बोला, राउल्ट ने बोला इसी बात को कि जो आंशिक दाब है ना, विलयन क्या करेगा, दोनों वाष्प दाब लगाएगा। अब देखिए, ठीक, अब ये विलयन में दो द्रव है, ये विलयन में दो द्रव है, तो दोनों क्या होंगे, वाष्पीकरण होंगे, और जब दोनों वाष्पीकरण होंगे तो दाब भी दोनों लगाएंगे। क्या करेंगे, दोनों। अब जिसकी मात्रा अधिक होगी वो ज्यादा दाब लगाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो कम दाब लगाएगा। तो इसी बात को राउल्ट ने क्या बोला कि किसी वाष्पशील विलयन में कैसा होना चाहिए, विलयन वाष्पशील, किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित अवयव, अवयव क्या होते हैं, जिनसे मिलके बना होता है, तो अवयव अपनी अपने यानी अपनी मात्रा यानी अपनी मोल अंश के समानुपाती होते हैं। जैसे कि मान कर चलिए हम कहें कि द्रव नंबर 1 के लिए, द्रव का 1 का वाष्प दाब P1 है,
अब ये किसके समानुपाती होगा? अपने मोलस के समानुपाती। इसमें कितना है अभी बताओ, मात्रा जितना होगा, मात्रा अर्थात मोलस, अपनी मोलस, मोलस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से। तो हम क्या कर देंगे? x1 लगा देंगे। अब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? p1 बराबर, अब ये शुद्ध वाला p नॉट शुद्ध हो जाएंगे ना, उसके बाद x1 इसे मान लेते हैं। चलो अगर हम द्रव नंबर 2 की बात करेंगे, अगर द्रव नंबर 2 के लिए उसका वाष्प दाब क्या होगा? P2 क्या हो जाएगा? P2। अब ये किसके समानुपाती होगा? अपने मोलस के। तो अपना मोलस इसका क्या होगा? x2। जब हटाएंगे तो क्या बनेगा? ये P2 बराबर P, ये ना शुद्ध के लिए P2 x2। ये हमारा राउल्ट का नियम है। अब बात आई, इसको डाल्टन ने एक बात बोल दी थी, इसी बात पे क्या बोला था डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने कहा ना कि जो बिलियन में कुल वाष्प दाब है अर्थात पी टोटल, ये जो बिलियन का कुल वाष्प दाब होगा उसमें उपस्थित अवयव के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। अर्थात ये कहना चाहते थे डाल्टन ने कि P1 प्लस P2 होगा, P1 प्लस P2 होगा। अब इसी समीकरण को यूज करके हम लिख लेते हैं, देखो Pt आगे बढ़ा लेते हैं, तो फॉर्मूला बना लेते हैं। अब P1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P नॉट 1 x1। अब P2 की जगह पे P, अब हर चीज हम जानते हैं, x1 मोलन जब पढ़ाए थे, x1 प्लस x2 बराबर 1। चाहे जितने भी अवयव होंगे हमेशा मोलन एक से अधिक नहीं होगा। तो हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, चलो हम x1 बराबर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। इस समीकरण में हम रख देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? Pt बराबर, हम लिखेंगे P नॉट 1। अब x1 की जगह पर क्या रखेंगे? हम इसको रखेंगे 1 माइनस x2 को, 1 माइनस x2। अब इसको रहने देते हैं प्लस P नॉट टू x2। अब इसको गुणा करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा? क्या बनेगा हमारा? इसको गुणा कर लेते हैं तो P टोटल बराबर क्या हो जाएगा? P नॉट 1, अब ये माइनस है तो माइनस P नॉट 1 x2 प्लस P नॉट 2 x2। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं फिर P टोटल, अब कॉमन करते हैं, x2 को क्या कर देंगे? कॉमन कर देंगे तो क्या बनेगा? P नॉट 1 प्लस लगा लेते हैं, प्लस ब्रैकेट में। अब जो धनात्मक उससे पहले लिख देते हैं, कौन धनात्मक है? P2। तो P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 x2, हमारा ये बन गया वाष्प दाब निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि जिसका हम मोलंश लेंगे, किसी एक का मोलंश निकालेंगे, अब किसका मोलंश निकालेंगे? बच्चे यही तो कंफ्यूज होते हैं, किसका मोलंश निकालेंगे? जिसमें से हम घटाएंगे। अब जाहिर बात है जिसका मात्रा ज्यादा होगा उसी में से घटाएंगे। देखो P2 क्या है यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन P1 है, P2 इज ग्रेटर देन P1, अर्थात हमें बिलियन का कुल वाष्प दाब निकालना होगा तो हम ये फार्मूला का यूज कर लेंगे। इसका दूसरा भी रूप हो सकता है, अगर हम यहाँ पे ये रखते हैं x2 बराबर निकाले होते हैं, x2 बराबर क्या होता है? 1 माइनस x1, इसको यहाँ पे रख देते तो ये आता है हमारा। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? P टोटल, अब यहाँ पे क्या आ जाता है? P नॉट 2 प्लस P नॉट 1 माइनस P नॉट 2, और यहाँ पे क्या आ जाता है? x1। ये भी समीकरण बनता है, दोनों हम समीकरण का यूज कर सकते हैं। इसका कैसे है ये वाला, आप कमेंट बॉक्स में रफ पे लिख के दीजिएगा, मैं चेक करूंगा। इसके राउल्ट के नियम का ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए हम खींचते हैं किसके लिए? वाष्प दाब की लाइन है, किसका है? P1 का है। ये मान लेते हैं किसका है? यहाँ पे है P1 शुद्ध अवयव। एक खींचते हैं दूसरे के लिए, तो द्रव नंबर का वाष्प दाब मान लेते हैं हम यहाँ पे है, ये प्रयोग से पता। ठीक, द्रव नंबर 2 का हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ये क्या है? क्योंकि ये शुद्ध की बात कर रहा हूँ, शुद्ध अवयव के लिए, ये भी शुद्ध अवयव के लिए। द्रव नंबर 1 के लिए मैंने ये वाला लाइन खींचा, और द्रव नंबर 2 के लिए ये वाली, इधर मिला देते हैं इसको, ये क्या है? मोल अंश है। अब सोचिए इसमें हम पूछेंगे, जब द्रव नंबर अकेले था, ये वाला जब चित्र बना था 1 2, ये वाला था सॉल्यूशन। जब इसकी बात करेंगे तो क्या इसमें कोई दूसरा द्रव है? तो नहीं, तो उसमें मोलंस में नहीं होगा। हम मानते हैं कि x1 बराबर मान लेते हैं क्या है? एक है, एक है, क्योंकि इसका वाष्प कुछ होगा मान, हम मान लेते हैं कि एक है। x2 का मोलन, तो बताओ इस वाले द्रव में x2 है? नहीं, उसका मोलंस कहां से हो जाएगा? अर्थात मोलंस क्या हो जाएगा इसका? 0। अब इसमें आते हैं, इस वाले पे, यानी इस वाले में बात कर रहे हैं। अब इसमें बताओ क्या x2 होगा? x1 की बात करते हैं, x1 बताओ, ये जब इसमें कोई है? x1 मिला है? नहीं, जब x1 नहीं मिला उसमें तो उसका मोलंस भी नहीं होगा, जब मोलंस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब x2 तो होगा, क्योंकि जब द्रव्य है तो उसका तो कुछ ना कुछ मोलंस होगा, ये मान लेते हैं। ये क्या होगा? अब ये x1 की देखते हैं हम लोग, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? ये मोलन, मोल, ये है
वाष्प दाब, वाष्प दाब। अब बताइए ये x1 है, इधर जाने में क्या हो रहा है, घट रहा है। ये जब हम अभी पढ़े हैं कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, यानी घटेगा ये, क्या होगा, जब मोलस घटेगा तो वाष्प दाब भी घटेगा। तो हम लेते हैं बीच का, ये बीच वाला है, जब मिला है घट रहा है। अब x2 की देखते हैं, यहाँ 0 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, थोड़ा सीधी लाइन बनाइएगा, बस दस बढ़ा दिए। अब इनको देखिए, ये है पी टोटल, ये वाला लाइन किसके लिए है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ये किसके लिए है, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, ये किसके लिए, P टोटल के लिए लाइन है, ये किसके लिए है, अर्थात P1 प्लस P2, बस बन गया। किसके लिए ग्राफ है, राउंड के। अब देखते हैं हम ठोस द्रव विलयनों का वास्तव, बहुत ही आसान ये भी, जैसे हम उसको पढ़े। मान लीजिए इसमें हम क्या रखे हैं, द्रव, इसमें क्या लिए हैं, द्रव। अब जब ये द्रव है तो इसमें किसके कण होंगे, इस सतह पे क्या होंगे, सब द्रव ही होंगे, क्या होंगे, द्रव के कण ही होंगे। जब ये द्रव के कण है तो वाष्पीकरण इसका होगा, ज्यादा होगा वाष्पीकरण, क्योंकि द्रव है और सारे सतह पे क्या है, द्रव के कण है, यानी एक दूसरे से क्या है, उड़ सकते हैं क्योंकि समान है। अगर हम मोची में क्या मिला दें, ठोस मिला दें, क्या मिला दें, ठोस। ये मान लीजिए 1 1 है, द्रव क्या है, मान लेते हैं 1 है, ये सब क्या है, 1 1 है, तो इसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब इसी में हम क्या मिला दें, द्रव और ठोस, क्या मिला दें, द्रव और ठोस, ऐसा विलयन बना दें। अब सोचिए कि एक इसमें क्या होगा, द्रव होगा तो दूसरा क्या होगा, ठोस होगा। एक क्या होगा, द्रव तो दूसरा ठोस, एक द्रव तो दूसरा ठोस, ऐसे ही होगा। अब ये दूसरे हम जानते हैं ठोस का वाष्पीकरण नहीं होता है। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बांध करेंगे, यानी इनमें क्या होगा, एक दूसरे को तो खींच रहेंगे, आकर्षण बल ज्यादा होगा। और जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो यही उड़ेगा खरी ना, यही गन बन के जाएगा, यही यही जाएगा। अब इसमें क्या था, सब जाते हैं इसे, बहुत ज्यादा लोग। अब देखो जितने कण बने के वास्ते देखो ये सब क्या हो रहा है, उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ज्यादा उड़ रहे हैं, यहाँ पे कम, क्यों कि ये दूसरा बल क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, तुमको नहीं जाना है, कम नहीं जाना है, तो क्या कर रहा है, खींच रहा है। जब खींचेगा ये तो कम उड़ेगा, और जब कम उड़ेगा तो वाष्पता भी कम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ठोस मिलाने पे, ठोस मिलाने पे क्या होगा, वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, इसे क्या करते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं। ये मान लीजिए हम कहते हैं कि अवयव नंबर 1 के लिए, अवयव ले लेते हैं, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है। अब ये क्या है, हमारा x है ना, मूलन। अब ये 1 है, 1 किसको माना है, द्रव को, 1 किसको माना है, द्रव को। अब इसका वाष्प दाब देखते हैं, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, बताइए, यहाँ पे ये होगा, किधर लिया है उसने बुक में, ये होगा, इसका वाष्प दाब तो होगा क्योंकि द्रव है। अब ये द्रव है तो इसका मोलस देखते हैं, मोलस क्योंकि अकेले है तो इसका मान लेते कुछ होगा, x2 तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि शुद्ध है, इसमें कोई नहीं। अब इसमें आते हैं, इससे कोई वाष्प दाब होगा क्योंकि ठोस है, इसका वाष्पीकरण नहीं होगा तो वाष्प दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बाद करते हैं x1 की, क्योंकि अकेले है द्रव, जब अकेले अकेले था, शुद्ध के लिए बना रहे हैं ना, जब ठोस अकेले था तो उसका कोई वाष्पीकरण नहीं, ना ही उसमें कोई द्रव नंबर मिला है, तो मोल अंश कितना हो जाएगा इसका, 0। लेकिन x2 का तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब इसका देख लेते हैं, जब मिलाने के बाद तो क्या हो जाएगा, देखो वाष्प दाब इधर से इधर क्या हो रहा है, घट रहा है। हम ये तुम्हारे बुक में इधर से इधर गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एक तो इस प्रकार हम राउल्ट के नियम को आसान भाषा में खत्म कर लिए। ऐसे ही और आसान आसान वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।